गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? क्या हालचाल सभी के? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा आप जानते हैं, अपन पिछले 2-3 क्लासों से लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट पढ़ रहे हैं। और लॉजिकल रीजनिंग में टॉपिक चल रहा है अपना कथन एवं निष्कर्ष। तो सभी का राजस्थान 360 चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं विकास चौधरी। आज अपन बात करते हैं थोड़ी सी पहले अन अकेडमी के बारे में, उसके बाद बातें करेंगे आगे अपने टॉपिक से रिलेटेड। तो राजस्थान की किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमसे जुड़े रहें, अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। सबसे पहले यदि आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो और राजस्थान 360 यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। और उसके साथ साथ आपको पता है कि अपनी जो क्लासें हैं दोस्तों, वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी प्रोवाइड होती हैं। मैं आपको यहाँ पे बहुत से कंपटीशन की, लगभग सभी कंपटीशन आ रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड टीचर, पटवार, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, जितनी भी भर्तियाँ राजस्थान के लेवल की होती हैं, और साथ साथ स्टेट लेवल की कुछ भर्तियाँ जो आप बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देते हैं, उन सब भर्तियों के लिए रीजनिंग की तैयारी करवा रहा हूँ। तो अनअकैडमी क्या क्या देता है आपको, यहाँ से आप ध्यान दें। डेली लाइव क्लासें आपको मिलती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विज आपको मिलते हैं, स्ट्रक्चर कोर्स आपको मिलेगा, यहाँ से अनलिमिटेड एक्सेस आप कर सकते हैं। जैसे क्या है, मतलब क्या है इनका, तो जितनी भी क्लासें आती हैं दोस्तों, आप क्लासें लाइव आती हैं, साथ में आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, आप उनके साथ इंगेज होकर डिस्कशन कर सकते हैं, आपके डाउट्स पूछ सकते हैं, पोल्स में आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपके सामने। लाइव टेस्ट और क्विज, जितनी भी क्विज और टेस्ट आते हैं वो लाइव चलते हैं। आप अपने सभी के बीच में आप अपनी रैंक देख सकते हैं। स्ट्रक्चर कोर्स आता है दोस्तों। स्ट्रक्चर कोर्स में क्या आता है, ऑल ओवर कोर्सेज आर स्ट्रक्चर इन लाइन, ठीक है ना, एक सीक्वेंस में सारे कोर्स स्ट्रक्चर होते हैं, और सिलेबस को एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करवाया जाता है। अनलिमिटेड एक्सेस, आप इसे कितनी भी बार देख सकते हैं। कितनी भी बार देखने का मतलब, एक बार आप इसको यदि सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आप किसी भी टीचर की और कितनी भी बार क्लास अटेंड कर सकते हैं। बहुत से टीचर हैं जो बहुत ही यहाँ पे टॉप एजुकेटर हैं दोस्तों, टॉप पूरे यानी इंडिया में टॉप हैं। इन सब टीचरों से सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेते ही आपको पढ़ने का मौका मिलेगा दोस्तों। आगे है, ये भी बहुत सारे टीचर्स आपको हैं इसी लाइन में, मेरा भी नाम आपको मिल जाएगा दोस्तों। सब्सक्रिप्शन में क्या है, इसका कोर्स का चार्जेज क्या हैं दोस्तों? मोस्टली क्या है, देखिए, आप 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ में जाते हैं, 6 मंथ में जाते हैं, तो ये आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो 1 ईयर 2 ईयर में ज़्यादा बेनिफिट इसलिए है, जैसे आप यहाँ पे यदि 1 ईयर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको यहाँ से पड़ता है 583 रुपये पर मंथ, और 2 साल का सब्सक्रिप्शन पड़ता है 350 रुपये पर मंथ। यदि आप ये कोड यूज कर लेते हैं तो आपको और 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। और 10% जो डिस्काउंट मिलता है दोस्तों, वो डिस्काउंट जैसे ही आपको मिलेगा तो ये आपकी फीस 6,300 या 7,560, 1 ईयर 2 ईयर के अंदर। चाहे तो आप 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ कोई सा भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप 1 ईयर 2 ईयर ही ले, कोई सा भी ले सकते हैं एज योर, आपकी सुविधा के अनुसार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ज़्यादा बेनिफिशियल ये होता है क्योंकि अपने छोटे भाई बहन भी तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनको भी आपके जॉब लगने के बाद फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हैं 315 रुपये पर मंथ है। 315 रुपये पर मंथ। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ है, नो कॉस्ट EMI नाउ अवेलेबल, 6, 12 एंड 24 मंथ सब्सक्रिप्शन। यदि आप 6 महीने का, 12 महीने का और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको नो कॉस्ट EMI मिलती है, मतलब उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, EMI बेसिस पे भी आप पे कर सकते हैं। 315 रुपये पर मंथ, यानी आप देख सकते हैं 10 रुपये लगभग प्रतिदिन पर डे के हिसाब से आपको कोचिंग मिल रही है, वो भी घर बैठे, और बहुत ही सुविधाजनक तरीके से आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पे। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बहुत ही शानदार टॉपिक चल रहा है, उम्मीद कर रहा हूँ सभी इसे एंजॉय कर रहे होंगे। और जिसने पहले नहीं देखे हैं क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2 जरूर देखें, पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका जरूर देखें दोस्तों। ठीक है ना, बहुत ही बेसिक से मैंने आपको पढ़ाया है, आज इसके और क्वेश्चंस लेके आया हूँ, इसके ऊपर और प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है।
पहले प्रश्न में कथन है, कथन कह रहा है कि यदि वह परिश्रम करेगा तो जीवन में सफल होगा। सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम, प्यार भरा नमस्कार। देखिए बात करते हैं, प्रश्न में कहा यदि वह परिश्रम करेगा तो जीवन में सफल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपको क्या कहना चाह रहा है, प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि वह यदि परिश्रम करेगा, परिश्रम करने का मतलब मेहनत करेगा, तो वो सफल हो जाएगा। सफल हो जाएगा तो इट मीन्स यहाँ से क्या चीज समझ आई कि भैया परिश्रम जो है, परिश्रम, ठीक है, वो डायरेक्ट हिंट करता है किसको, सफलता को हिंट करता है। तो परिश्रम करने वाला सफल होगा, सफल वो होगा जो परिश्रम करेगा। बस आप कथन ने इतना कहा है, कथन ने जितना कहा है अपन उतना ही सोचते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं सोचते। वह परिश्रमी है, अपन को ये नहीं पता कि वह परिश्रमी है, आलसी है, कुछ है या नहीं है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इसका अपन को कोई मतलब नहीं है। अपन को तो इतना पता है कि यदि वह परिश्रम करेगा तो वह सफल हो जाएगा। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि वहां पे एग्जाम्पल चाहे किसी भी व्यक्ति का लो, जैसे यहाँ पे नाम आया वह, ये वह है, ये माध्यम का काम कर रहा है, मीडिएटर का कार्य कर रहा है। ये वह जो नाम है ये माध्यम का कार्य कर रहा है। माध्यम का कार्य किस तरीके से होता है, जैसे आपके घर वाले कहते हैं कि भैया तू भी 10 घंटे पढ़ेगा तो मेरिट में आ जाएगा, तू भी दौड़ करेगा तो आर्मी में सेलेक्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि वो आपको एक मीडिएटर का तरह काम, या मीडिएटर का एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं कि तू भी उसकी तरह पढ़ेगा तो नौकरी लग जाएगा, तू उसकी तरह ऐसे करेगा तो ये हो जाएगा। तू गांव में बहुत से एग्जाम्पल दे देते हैं घर वाले, तू फलाने की तरह करेगा तो ये बन जाएगा, दिकड़े की तरह करेगा तो ये हो जाएगा। तो वो सारी चीजें, वो जिसके बारे में बोलते हैं वो एक मीडिएटर होता है, वो एक माध्यम का कार्य करता है। माध्यम का कार्य का मतलब ये दोस्तों, वहां से सिर्फ आपको हिंट करने के लिए, यानी जो वह नाम आया ये सिर्फ आपको समझाने के लिए आया है। क्या आया, वह की जगह आप राकेश लिख दो। यदि राकेश परिश्रम करेगा तो जीवन में सफल हो जाएगा, तो राकेश माध्यम हो गया। तो कहने का मतलब, तो यहाँ पे कोई बड़ी चीज नहीं। अगर करेगा की जगह करेगी कर दो, जाएगी कर दो, क्या फर्क पड़ जाएगा, वह परिश्रम करेगी तो जीवन में सफल हो जाएगी। अब यहाँ पे महिला का नाम रख लो, तो कहने का मतलब सेंटेंस पे दिक्कत नहीं है, सिर्फ पॉइंट को पकड़ना है। परिश्रम का सफलता से लिंक है, परिश्रम करेगा सफल होगा, सफल होगा तो होना है तो परिश्रम करना पड़ेगा। तो वह परिश्रमी है, इसका कोई लेना देना अपन को पता नहीं है, तो अपन इसको उड़ा दें। परिश्रम का फल मिलता है, देखो परिश्रम से सफलता मिलती है। आपको कहा है परिश्रम से सफलता मिलती है, इसका मतलब परिश्रम से उसका फल मिलता है। फल का मतलब ये नहीं कि आम संतरा मिलते हैं, फल का मतलब ये है कि उसका रिजल्ट। देखिए जहाँ पे आप लैंग्वेज में फल पढ़ते हैं, फल अब तो समझ आ रहा है कि भैया ये फ्रूट्स हैं, लेकिन फल का मतलब है दोस्तों रिजल्ट। ठीक है ना, कि भैया जो मेहनत करेगा उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। ये जो फल है ना, ये फल है, ये आम संतरा नहीं है ये भैया। यहाँ पे परिश्रम का जो रिजल्ट है वो जरूर मिलता है। यानी परिश्रम से क्या मिलती है, सफलता मिलती है। तो भैया यहाँ पे सेकंड वन है वो बिल्कुल ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसमें जो आंसर देने वाले हैं आप, वो दो देंगे, दो का मतलब आप बी देंगे, जैसा ऑप्शन में होगा वैसे आप टिक करेंगे, तो अपना आंसर यहाँ से पहला बिल्कुल ओके हो गया। देखिए ये कथन की स्थिति से बिल्कुल स्पष्ट है कि जीवन में सफल होने के लिए परिश्रम करना ही पड़ेगा। चलिए इसी के साथ अच्छे प्रश्न आएंगे आज, और बहुत ध्यान से सटीक से देखते रहिएगा। सॉरी। देखिए कथन क्या है अगला, अहिंसा मानव का बुनियादी सिद्धांत होना चाहिए, हम सबको अहिंसा का पालन करना चाहिए। आपको क्या कहा, अहिंसा क्या है, अहिंसा का अर्थ बताया। एक तो आपको अहिंसा का लिंक बनाया कि अहिंसा क्या है, मानव का बुनियादी सिद्धांत। अहिंसा क्या है दोस्तों, मानव का बुनियादी सिद्धांत। ठीक है,
और दूसरी बात कही, हम सबको अहिंसा का पालन करना चाहिए। अहिंसा का क्या करना चाहिए? पालन करना। देखते हैं अहिंसा का मतलब पता है अपन को कि अहिंसा क्या है, और हम सबको क्या करना चाहिए? अहिंसा का पालन करना। चल, हम सब अहिंसा के वास्तविक अर्थ को समझते हैं और अहिंसा से विश्वव्यापी सामंजस्य को प्रोत्साहन मिलता है। अब अहिंसा का वास्तविक अर्थ जानते हैं नहीं जानते हैं, अपन को सिर्फ इतना पता है, अहिंसा है वो मानव का क्या है? बुनियादी सिद्धांत। हम अहिंसा के बारे में उसका वास्तविक मीनिंग क्या है वो जानते हैं तो भी नहीं कह सकते कि भैया हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ जितना बताया गया है कि अहिंसा है वो मानव का बुनियादी सिद्धांत है, वही चीज हम समझते हैं, वही चीज हम समझते हैं कि भैया मानव का बुनियादी सिद्धांत है। इसका वास्तविक अर्थ क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका कोई लेना देना अपन को पता नहीं है। अहिंसा से विश्वव्यापी सामंजस्य को प्रोत्साहन मिलता है। विश्वव्यापी सामंजस्य, देखो अपन को इतना पता है अहिंसा है वो मानव का बुनियादी सिद्धांत है और हमें अहिंसा का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। तो ये दोनों जो चीजें कौन कौन सी? अहिंसा मानव का बुनियादी सिद्धांत और सबको पालन करना चाहिए, इससे विश्वव्यापी सामंजस्य का कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब दूसरा भी अपने काम का नहीं। तो पहला वास्तविक अर्थ समझने का था, तो इसका भी अपन कुछ नहीं कह सकते और विश्वव्यापी सामंजस्य का कुछ नहीं कह सकते। तो बोथ कंडीशन यहाँ पे डिफरेंट है। तो अपनी स्टेटमेंट की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे ये वाली कहानी, सॉरी, ये वाली बात यहाँ पे सत्य हो जाएगी। तो ना तो पहला सही बोलेंगे ना ही दूसरा सही बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ अपन को यहाँ से समझ आती है। जो मैं बार बार आपको एक चीज़ कहता हूँ वो यही है दोस्तों कि भाई कथन को समझना। कभी भी ऐसा ना करें कि कथन पढ़ा और निष्कर्ष पे उतर गए करने के लिए, चलो भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। अगर आप ऐसा करते हैं तो भाई साहब बहुत गलत करते हैं। मुझे पता है आपको हिंदी इंग्लिश के पैराग्राफ जांचने वाली आदत पड़ी हुई है, लेकिन उस आदत को भूलना होगा। आपको यहाँ कथन का मतलब समझना ही होगा। कथन क्या कह रहा है वो चीज़ आपको पकड़नी ही पड़ेगी। समझ गए ना? अगर वो चीज़ आपने नहीं पकड़ी तो फिर आपका निष्कर्ष सही हो जाएगा या आप भूल जाइए। इसके लिए कथन को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। इसे आप कभी भी नकार नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे भी कह रहा है कि कथन की स्थिति से स्पष्ट है कि अहिंसा मानव का सिद्धांत है और हमें इसका पालन करना चाहिए। और दोनों ही निष्कर्ष ऐसे हैं जो कथन की स्थिति का संबंध उसके साथ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बहुत सारे हिंदुस्तानी ऐसे हैं जो ईमानदार हैं। अपने को कहा बहुत सारे। देखो ये कुछ नाम आते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत सारे। बहुत सारे का आप जो वास्तविक मीनिंग जोड़ सकते हैं वो दोस्तों जोड़ सकते हैं अधिकांश के साथ। बहुत सारे का जो मतलब है वो अधिकांश के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बोल दो या अधिकांश बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कहेंगे तो अधिकांश आप चलेगा, कोई समस्या नहीं है इसके बारे में। तो यहाँ से अपन देखेंगे बहुत सारे हिंदुस्तानी, तो अधिकांश, अधिकांश का जो मतलब है वो ये कभी भी देखो, एक तो सभी का नाम आए तो आपको पता है कि ऑल में 100% काउंट होते हैं। अगर मान लो अधिकांश आ रहा है तो अधिकांश के अंदर आप 99.99% काउंट कर सकते हैं, लेकिन टोटल 100% नहीं। बहुत सारे में भी आप यहाँ तक काउंट कर सकते हैं लेकिन टोटल 100% नहीं होता। इसका मतलब इन दोनों का अर्थ है वो कुछ से लगता है। कुछ से लगने का मतलब कि भाई जैसे मान लीजिए 100 आदमी हैं, 100 में से 99 ऐसे हैं जो क्या हैं? ईमानदार हैं, और एक ऐसा है जो ईमानदार नहीं होगा। ये तो कन्फर्म है। ये तो 100% यहाँ से बात समझ आ रही है कि 100 है तो 100 में से 99 यदि आप ईमानदार मान सकते हैं, 100 के 100 ईमानदार नहीं मान सकते।
और एक है वो क्या होगा, ईमानदार नहीं है, एक ईमानदार नहीं होगा। अब बहुत सारे में आप चाहे यहाँ पे 99 और 1 मान सकते हैं, और चाहो तो आप 90-10 मान सकते हैं, चाहो तो जैसी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत सारे में इतना है कि 50 से कम नहीं मान सकते, आप 50 से ऊपर मान सकते, कितना भी मानो, चाहे कोई दिक्कत नहीं। और आगे का, मोहन एक हिंदुस्तानी है। अब बहुत सारे हिंदुस्तानी ईमानदार हैं, और मोहन क्या है, एक हिंदुस्तानी। भैया दिमाग में आएगी कि भैया जो हिंदुस्तानी है वो ईमानदार हैं, बता रहा है अपने को, और मोहन एक हिंदुस्तानी बता रहा है, तो हिंदुस्तानी तो ईमानदार होगा, तो मोहन ईमानदार होगा। देखिए यहाँ पे क्या बात है, सबसे पहली बात समझ, मोहन ईमानदार नहीं हो सकता और मोहन ईमानदार हो सकता है। ध्यान से सुनना, इस बात पे गौर कर। क्या हुआ, बात जो बात थी, अगर मान लीजिए मोहन इन 99 में है, मोहन 99 में है, तो आप कहेंगे ईमानदार हो सकता है। ईमानदार हो सकता है इसका मतलब पहला है वो गलत है, दूसरा है वो सही है। ध्यान से सुन लेना, अगर मान लीजिए मोहन इन 99 के अंदर है, तो आप कहेंगे कि भैया मोहन ईमानदार नहीं हो सकता, ये तो गलत हो गया। मोहन ईमानदार हो सकता है, ये बात सही हो जाएगी, क्योंकि मोहन 99 में काउंट हो रहा है। दूसरी बात, यदि आप मोहन को इस एक में गिनते हैं, तो आप कहेंगे भैया मोहन ईमानदार नहीं हो सकता, पहला सही है और दूसरा क्या है। इस चीज को समझ जाओगे तो पूरा खेल समझ जाओगे भाई। क्या कह रहा है, पहला गलत है तो दूसरा सही है, और पहला सही है तो दूसरा गलत है। इसका मतलब आप देसी भाषा में बोले तो टांग दबाओ पूंछ छूट जाए, पूंछ दबाओ टांग उड़ जाए, वो वाली कहानी है। तो भैया पहला सही है तो दूसरा क्या हो जाता है, गलत। पहला गलत होता है तो दूसरा क्या हो जाता है, सही। मतलब दोनों एक साथ सही नहीं है और दोनों एक साथ गलत नहीं, ना तो दोनों प्योर गलत है ना दोनों प्योर सही है। इसका मतलब एक चीज समझ आती है, क्या समझ आई, कि अगर अपन पहले को सही मान लेते हैं तो ये कहेंगे दूसरा गलत है, और दूसरे को सही मान लेते हैं तो पहला। तो दोनों में से किसी एक को सही मानो, तो दोनों को राजी करना है तो बीच में या लगा दो। दोनों को राजी रखना है तो बीच में क्या लगा दो, या लगाने से क्या होगा, या तो आप पहले को सही मान लो या फिर आप दूसरे को सही मान लो। दोनों में से कोई सा एक है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोनों में से कोई सा एक सही हो जाएगा। इससे अर्थ ये पता चला भाइयों कि सिंपली अपन एक चीज सोच सकते हैं कि जो चीज आपको दी गई है, यहाँ से जो बातें कही गई हैं, वो चीजें आप बिल्कुल इजीली सोच सकते हैं और इजीली समझ भी सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात को मैं क्या कर रहा हूँ। इजीली सोच भी सकते हैं और इजीली समझ भी सकते हैं, बहुत ही आसान बात है ये दोस्तों। ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं इनके ऊपर अपन बहुत ही डिटेल से बातें कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपको मैं वन बाय वन समझा रहा हूँ। सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। बहुत ही आराम से पढ़ा रहे हैं, जहाँ भी दिक्कत आती है आप बिल्कुल मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं, कोई समस्यात्मक बात नहीं है। ठीक है, चले देखिए चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न क्या होगा, देखिए तीसरे का जो उत्तर है दोस्तों वो क्या है, कथन की स्थिति से स्पष्ट है कि बहुत सारे हिंदुस्तानी ईमानदार हैं। मोहन हिंदुस्तानी है, लेकिन इसके ईमानदार होने और न होने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि भैया मोहन है वो ईमानदार होगा नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ गए, इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। अगली भी देखो, उस दुकान में अधिकांश पोशाकें महंगी हैं। आपको कहा कि उस दुकान में मैक्सिमम पोशाक जो है वो महंगी है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अधिकांश नाम आ गया, फिर से आप इस चीज को समझ सकते हैं। अधिकांश में आप वही चीज को डिस्कस करेंगे आप वापिस से। अधिकांश में आप कहेंगे 99 तो महंगी है, लेकिन भैया एक है वो क्या है, सस्ती भी है। ये चीज आपको बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं बार बार एक ही चीज
जो कथन देगा उसका अर्थ समझना जरूरी है। यदि कथन का अर्थ आप नहीं समझते हैं, कथन के अर्थ को आप सही ढंग से नहीं पकड़ते हैं, तो आपको कथन निष्कर्ष में गलतियां करने को मिल जाएंगी, गलतियां होंगी आपसे, आप चाहकर भी इनको दूर नहीं कर सकते। मैं ये कह सकता हूं अधिकांश विद्यार्थियों की, यानी 99% आप काउंट करें, जितनी मर्जी आप उसके अंदर काउंट कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं बता देता हूं उन विद्यार्थियों की सबसे बड़ी रणनीति यही होती है कि उनको या तो वो उल्टा सीखते हैं या उनको उल्टा कोई सिखा देता है कि भैया कथन पढ़ो, निष्कर्ष में कुछ नाम मिलते हो तो उड़ा दो। अरे ऐसा नहीं होता है, कथन का मतलब समझना जरूरी होता है, इसके बिना आप निष्कर्ष को हिला भी नहीं सकते भाई। आप यहां से देखा कि अधिकांश नाम पकड़ लिया आपने, एक एक नाम का महत्व होता है यहाँ तो। अधिकांश नाम पकड़ा है तो अधिकांश का नाम पकड़ते ही आपने देख लिया कि भैया 100 में से 99 महंगी है और एक सस्ती है, बस इतना सा समझ लिया आपने। तो आपने क्या किया, उस दुकान में कुछ पोशाकें महंगी हैं, भैया 99 महंगी है, 99 महंगी है तो भैया कुछ तो है ही, पक्का है, ये तो श्योर बात है कि कुछ पोशाकें महंगी है, बिल्कुल सही बात है। उस दुकान में सस्ती पोशाकें भी हैं, मतलब एक सस्ती भी है वहां पे, तो दूसरी बात भी समझ आती है। तो दोनों चीजें देखो, बहुत इजीली समझ गए अपन कि भैया जो अपन से पूछा था वो चीज बिल्कुल इजीली समझ आ रही थी। कब आ रही थी, जब इसको अपन ने एक बिल्कुल इजी ढंग में कन्वर्ट कर दिया। अधिकांश पोशाकें महंगी हैं, इससे ये अर्थ साबित हो गया था अपने पास कि भैया 100 में से 99 तो महंगी है लेकिन एक को तो सस्ती है। सर्दी आनी शुरू होगी, सॉरी। तो आपसे पूछा उस दुकान में कुछ पोशाकें महंगी हैं और उस दुकान में सस्ती पोशाकें भी हैं। तो देखिए इस चीज के बारे में बात कर सकते हैं अपन, सारी चीजें अपन पढ़ सकते हैं, सारी चीजें सीख सकते हैं, लेकिन बस अपन को तरीका पता होना चाहिए। मैं बार बार एक ही चीज कहूंगा, कथन निष्कर्ष यदि आप करने जा रहे हैं तो आपके पास कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, अदरवाइज आप तुक्का भले लगा लो। तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो दोस्तों 5 आने चाहिए, दोनों के दोनों क्या हैं, निष्कर्ष सही हैं। तो देखिए कथन के अनुसार दुकान में अधिकांश पोशाकें महंगी हैं, इसलिए इस दुकान में कुछ पोशाकें सस्ती भी हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कौवा खजूर के पेड़ पर बैठा और एक खजूर नीचे गिरा। देखो क्या कह रहा है प्रश्न की, कौवा खजूर पर बैठा और एक खजूर नीचे गिर गया। अब देखो, अब मैं आपसे पूछूं कि भैया वो एक खजूर नीचे क्यों गिरा। आप कहोगे कि कौवा खजूर पे बैठा इसलिए गिरा। तो आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि भैया वो खजूर पका हुआ था, उसे गिरना ही था, कौवा तो बहाना बन गया, समझ गए। और कौवा को नहीं बैठना चाहिए था, नहीं तो खजूर नहीं गिरता, ऐसी चीजें नहीं आएंगी। आपने सिंपली देखा कि कौवा खजूर पे बैठा, खजूर नीचे गिरा, बात खत्म। क्या कहा, कौवा खजूर के पेड़ पर बैठा और खजूर नीचे गिर गया, बस सिंपल सी बात है। तो इससे क्या चीज समझ आती है, इससे क्या चीज समझ आती है दोस्तों, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कौवे को इस पेड़ के ऊपर बैठाना है, जैसे ही पेड़ पे बैठाओगे ये खजूर नीचे गिर जाएगा। ये प्रक्रिया किसके साथ जोड़ी गई है, कौवे के साथ। क्या प्रक्रिया जोड़ी है, खजूर का नीचे गिरना। खजूर का नीचे गिरना किसके कारण, कौवे के कारण, और कौवा बैठते ही क्या हो जाना, खजूर का नीचे गिर जाना। दोनों कॉम्बिनेशन एक वन ऑफ टाइम है, दोनों एक ही बार एक ही समय की घटना बताई जा रही। खजूर इसलिए गिरा क्योंकि कौवा पेड़ पर बैठा, क्योंकि भैया खजूर के गिरने की घटना किसकी वजह से हुई है, कौवे की वजह से। अब वो पक्के गिरा कैसे भी गिरा, लेकिन जो घटना का कनेक्शन है वो किसके साथ जुड़ गया, कौवे के साथ। तो अपन कहेंगे भैया पहली बात तो बिल्कुल परफेक्ट है, कौवे कभी कभी खजूर के पेड़ पर बैठते हैं। अब ये कौवा चाहे पहली बार ही बैठा हो या इसके बाद कभी ना बैठे, लेकिन अपन ये नहीं बता सकते कि भैया कौवा आज ही बैठा है या कभी कभार ही आके बैठता है या खजूर तोड़ने के लिए बैठता है,
या इसके बैठते ही खजूर गिराने के लिए बैठता है, कुछ भी अपन इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते कि भैया क्या है, कौवा खजूर पे कभी बैठता है कि नहीं बैठता है, या आज ही आया है, या इसी के ऊपर बैठा रहेगा, या इसका कोई अपन को अता पता नहीं। जिसका स्पष्टीकरण नहीं है उसको उड़ा दो। तो आंसर क्या आएगा? केवल एक। यदि केवल निष्कर्ष एक बिल्कुल यहां से निकल। देखिए नेक्स्ट, कथन के अनुसार कौवा खजूर के पेड़ पर बैठा, इस वजह से खजूर नीचे गिरा। तो वो वजह बन गई, खजूर के नीचे गिरने की वजह कौन बन गई? कौवा। ठीक है, देखिए छठा प्रश्न है आज का अपना कि भारत में चुनाव बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। चुनाव क्या हो रहे हैं? जल्दी जल्दी हो रहे हैं। हमें अपनी वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। देखो एक नाम आ गया, पुनर्विचार। पुनर्विचार क्यों करना भाई? देखिए, पुनर्विचार का मतलब किससे है? यहाँ पे चिंताजनक बात बताई है कि चुनाव बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, इसलिए हमें अपनी वर्तमान जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पर पुनः से एक बार विचार करना चाहिए। इससे एक बात पता चलती है। क्या बात पता चली? कि भैया चुनाव जल्दी जल्दी हो रहे हैं, इसका मतलब देश सही चल रहा है। चुनाव जल्दी होने से देश सही चलता है, या सिस्टम सही चलता है, या चुनाव को टाइम पे होने से? चुनाव तो समय अनुसार ही होने चाहिए भैया, फिक्स 5 वर्ष बाद। अगर मान लो बीच में ही चुनाव आ गए, 3 साल में ही सरकार उल्टा सीधा हो गया काम, तो फिर मामला उक चुक हो जाता है। इसका मतलब देश में लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो गड़बड़ चल रहा है, उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। तो ध्यान से देखते हैं क्या है मामला। हमारी वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था संतोषजनक नहीं रही। मतलब संतोषजनक का मतलब ये है कि भैया वर्तमान में सही नहीं है। वर्तमान में क्या नहीं है? सही नहीं रही है। सही नहीं रही इसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब दूसरी बात सुनो, बार बार चुनाव होना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अब देखो जल्दी जल्दी चुनाव हो रहे हैं, इस वजह से लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पुनः विचार करना। इसका मतलब जल्दी जल्दी चुनाव होना भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, तो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। तो दोनों ही बात अपने कथन को वेरीफाई कर रही हैं दोस्तों। बिल्कुल इजीली अपन क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं, बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, तो दोनों सही होंगे। तो पांचवा आंसर आपके सामने आएगा। देखते हैं अपना सॉल्यूशन क्या है। कह रहा है कि कथनों की स्थितियों के अनुसार दोनों निष्कर्ष कथन की स्थितियों को संतुष्ट करते हैं, क्योंकि वर्तमान में चुनाव जल्दी हो रहे हैं, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत एक बहुभाषी देश है और हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। तो यहाँ पे इजीली क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। भारत एक बहुभाषी देश। बहुभाषी का मतलब बहुत सारी भाषाएं भारत के अंदर हैं, उपस्थित हैं। जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मारवाड़ी, कोई भी भाषा ले लो, जहां जिस क्षेत्र में जाओगे वहां की वह भाषा, लोकल भाषा, लैंग्वेज भाषा जो भी आप। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? राष्ट्रभाषा। अब दोनों चीजें आपके सामने आ रही हैं, भारत बहुभाषी है और हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा। सभी भारतीयों को अनेक भाषाएं सीखनी चाहिए। मतलब एक बात बताओ, मैं एक छोटी सी उदाहरण दे। चलो स्टार्ट करूं उदाहरण। चलिए, ये जैसे अपना गांव है, ध्यान से सुनना। ये है अपना, इस गांव में कोई शादी है। गांव में कोई क्या है? शादी। समझना पूरी चीज। और इस शादी में ये मान लीजिए आप बहुत प्रकार के पकवान बने।
इस शादी में ये मान लो 20 प्रकार की क्या बनी है, 20 प्रकार के पकवान। पकवान का मतलब समझ गए होगे, मिठाइयाँ वगैरह सब 20। तो जरूरी थोड़ी है कि इस गांव की शादी में जो 20 पकवान बने हैं तो 20 के 20 खाने जरूरी हैं। मैं बात पूछ रहा हूँ आपसे। तो आपके दिमाग में आएगा बिल्कुल नहीं है। और अपन भी जानते हैं कि अपन कहीं शादी में जाते हैं तो वहां पे तंदूरी रोटी भी मिलती है, मिस्सी रोटी भी मिल जाती है, तवा रोटी भी मिल जाती है और पूड़ी भी मिल जाती है। 4 प्रकार के तो आजकल नॉर्मल बातें हैं। तो आप क्या करते हैं, चारों एक एक उठाते हैं। तो दिमाग में बात आती है, नहीं यार ऐसा तो नहीं होता है, जिसको जो पसंद होती है वो खाता है। अब बात ये थी कि भैया रोटियां 4 प्रकार की थी वहां पे, तो खाई कितनी है अपन ने? बोला 1 या 2 प्रकार की खा ली होंगी। अब किसी ने 4 प्रकार की भी खा ली, कोई जरूरी थोड़ी है, लेकिन क्या सभी के लिए कंपलसरी है क्या भैया चारों ही खाओ? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं खानी चाहिए चारों, कोई जरूरी नहीं है ये चीज। तो मैं वही बात आपको समझाने चाह रहा हूं। दूसरी बात, इस शादी का देखना, इस शादी का मुख्य भोजन था, मुख्य भोजन। मुख्य भोजन मान लो आप जैसे किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, उस क्षेत्र का कुछ ना कुछ मशहूर होता है। जैसे हमारे चिड़ावा के पेड़े हैं, राजस्थान में प्रसिद्ध हैं, इंडिया में भी प्रसिद्ध है, चिड़ावा के पेड़े बोलते हैं। ठीक है ना? तो वो पेड़े प्रसिद्ध हैं। आपके क्षेत्र में बहुत सी जगहों पे चले जाओ तो आपको हर जगह अलग अलग, हमारे चिड़ावा के साग रोटा प्रसिद्ध है। बहुत जगह आपको जयपुर में भी खाने को मिल जाते हैं चिड़ावा का, ये चिड़ावा के पेड़े। आप कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे आपको प्रसिद्ध चीज़ें मिल जाती हैं आसपास की। जैसे अपन कहीं भगवान के मंदिर जाते हैं तो उस क्षेत्र के आसपास के लोग जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं वहाँ पे आपको मिल जाती है। तो कहने का मतलब कुछ न कुछ क्षेत्र में, उस क्षेत्र में विशेष प्रसिद्ध होता है। जैसे आप कहीं भी हाईवे पे जाते हैं तो बड़े और प्रसिद्ध होटल के वहाँ पे ऐड लगे रहते हैं। समझ गए ना? तो इस प्रकार की चीजें हैं। तो जरूरी थोड़ी ही है कि भैया जो शादी का जो स्पेशल, मान लो आप ये समझ लीजिए उसके अंदर रसगुल्ले स्पेशल थे, मान लो, मुंह में पानी नहीं लाना भाई, रसगुल्ले स्पेशल है इस शादी में आज। भाई जरूरी थोड़ी है कि भैया आपको इस गांव की शादी होने के नाते ये रसगुल्ले खाने जरूरी है। भैया मन है तो खाओ, नहीं है तो मत खाओ। अगर ये चीज आप समझ पाए मेरी बात को, बहुत ही मैंने इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। गांव को मान लीजिए आप भारत, और शादी को मान लीजिए आप भाषा। भारत में भाषा, भारत में और क्या भाषा कितनी है, बहुत सारी है। क्या सारी सीखनी जरूरी है? तो आप कहोगे सभी पकवान खाने जरूरी हैं, बोले नहीं है तो सारी सीखनी भी जरूरी नहीं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है भैया। इसके अंदर ये वाली जो भाषा है ये राष्ट्रभाषा है, यानी भारत की ये राष्ट्रभाषा है। जैसे मैंने कहा था ना, इस शादी का प्रसिद्ध रसगुल्ला है, तो भारत की प्रसिद्ध भाषा हिंदी हो गई। तो क्या मैं आपको ये पूछूं कि रसगुल्ला खाना जरूरी है? बोले नहीं है। तो क्या ये हिंदी सीखना जरूरी है? तो बोले नहीं है। तो ये कॉमन सेंस है, इसमें कुछ भी नई चीज नहीं ला रहे हैं अपन। सभी भारतीयों को अनेक भाषाएं सीखनी चाहिए? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। भारतीय होने के लिए हिंदी सीखनी चाहिए, मतलब आपको हिंदी आएगी तो ही आप इंडियन कहलाएंगे, ये भी गलत है। मैं तो इसमें 4 आंसर देना चाहता हूँ, आप क्या देना चाहते हैं वो बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे 4 आंसर बिल्कुल सही है। दोनों कथनों की स्थिति के अनुसार भारत देश बहुभाषी देश होने के साथ साथ हिंदी राष्ट्रभाषा है। इससे भारतीयों की अनेक भाषा सीखने से संबंधित कोई भी लेना देना नहीं है, या किसी भी भाषा को सीखने। ठीक है ना? हिंदी जरूरी नहीं है कि हिंदी आएगी तो ही नहीं। बहुत बड़े बड़े आचार्य हैं जो संस्कृत भाषा ही बोलते हैं। ठीक है, बहुत, आप देखिए उर्दू भाषा ही बोलते हैं लोग बाग। बहुत सी भाषाएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ, साउथ की तरफ तो इंग्लिश ही बोलते हैं,
उधर के लोगों को तो हिंदी भी नहीं आती है सही से, तो वो वाली बात है, तो बहुत ही कॉमन है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। यही है, देखिए, धार्मिक विचारों वाले और ईश्वर से डरने वाले सद्गुणी होंगे और धोखा नहीं देंगे। ध्यान से, जो धार्मिक विचार का आदमी है वो, और जो ईश्वर से डरने वाला है वो। ईश्वर से डरने वाला कौन होगा? जिसे भगवान डराएगा वो होगा क्या? नहीं, जो आस्तिक होते हैं, ईश्वर से डरने वाले लोग, यानी ईश्वर को मानने वाले। डरने वाले का मतलब ये नहीं कोई भूत भड़ंका है, नहीं, ईश्वर से डरने का मतलब ये है दोस्तों कि कहें तो अपन सीधा सा एक बात कह सकते हैं कि भैया जो आस्तिक होते हैं, आस्तिक कौन होते हैं? जो भगवान में विश्वास रखते हैं, जो धार्मिक विचारों के होते हैं, जो ईश्वर से डरते हैं, आस्तिक लोगों को कहते हैं, वो सद्गुणी होंगे। आस्तिक है वो सद्गुणी होगा, बस इतना सा ध्यान रखना। और वो कभी भी धोखा नहीं देगा। ये प्रश्न कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, है ना। हाँ, ये कहीं तुम आप इसको दिल पे ले जाओ तो आस्तिक आदमी सद्गुणी होगा और कभी भी धोखा नहीं देगा, ठीक है। धोखा देने वाले नास्तिक होते हैं। देखो आप ये चीज समझिए, धोखा नहीं देगा। कौन नहीं देगा? आस्तिक। और अगर कोई धोखा देता है तो वो आस्तिक नहीं है, और जो आस्तिक नहीं होगा वो कौन होगा? नास्तिक। बस सीधी सी बात है। धर्म सद्गुणों को विकसित करता है। जो धार्मिक विचार वाला आदमी होता है वो क्या होता है? सद्गुणी। तो यानी कि सद्गुण कहाँ से आए? जिसमें धार्मिक विचार हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो धर्म है वो सद्गुणों को विकसित करता है, यानी डेवलप करता है आपके अंदर, कि एक जो धर्म होता है वो आपके अंदर सद्गुणों को डेवलप करता है। दोनों ही बातें मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रही हैं यहाँ पे कथन के अकॉर्डिंग। तो आप भी बता दीजिए आपको कैसी लगती हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ पा रहे हैं बहुत ही अच्छे से। एक एक चीज़ आपको क्लियर कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही इजीली समझ पाएंगे आप, बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से पढ़ें, आराम से सीखें, इंजॉय करें सारी चीज़ें, क्या समस्या है? ठीक है ना। मस्त हो के पढ़ाई किया करो दोस्तों, मस्त हो गए, कोई कुछ नहीं है। राजस्थान पुलिस का एग्जाम आने वाला है, सारी चीज़ें आने वाली हैं, सब कुछ। तो आप ईमानदारी से पढ़ाई करें, ईमानदारी से अपनी नौकरी की तैयारी करें। सारे काम अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो रिजल्ट भी ईमानदार आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। रिजल्ट भी अच्छा आएगा आपका। मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे स्तर तक की कोशिश अच्छी हो, या आपको लग भी सकता है कि भैया नहीं, इतना इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे काम की नहीं है, तो वो अपनी अपनी सोच हो सकती है। लेकिन मैं जहाँ तक है, मैं पूरी चीज़ें आपको दे रहा हूँ, जितना मेरे पास हो सकता है, जितना मैं यहाँ से काम कर रहा हूँ, जितना आपको दे रहा हूँ, वो हो सकता है सारी चीज़ें सही हों, सारी चीज़ें कुछ गलत भी हो सकती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। तो ये सब चीज़ें आपको मन से पढ़नी है, मन से तैयारी करनी है। राजस्थान पुलिस वालों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है दोस्तों। सभी को मेरी तरफ से पहले ही बधाइयाँ हैं। सारे विद्यार्थी ढंग से तैयारी कर रहे हैं, ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। बस मैं तो एक ही चीज़ चाहता हूँ, जो ईमानदार है उनसे कभी भी धोखा नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार जिस स्तर पे चल रहा है, जिस स्तर से बढ़ रहा है, उस तरीके से मैं तो यही कहूँगा कि जो ईमानदार है उसके लिए, उसके प्रति धोखा नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को एक ही कोशिश करनी चाहिए, बस क्या, नौकरी बाद में, पहले भ्रष्टाचार को रोको। बहुत से फर्जीवाड़ा हो रहा है, बहुत से लोगों की मानसिक स्थिति बहुत ही बेकार होती जा रही है। वो सिर्फ यही चाह रहे हैं कि भैया हाँ, सिर्फ नौकरी मिले तो पैसे से मिल जाए। देखिए, अगला प्रश्न है, यह इतना अधिक परिश्रमी है कि वह गरीब नहीं हो सकता। वह इतना अधिक परिश्रमी है कि वह गरीब नहीं हो सकता, मतलब जो परिश्रम करेगा, अधिक परिश्रम करेगा, वो गरीब नहीं होगा। यानी जो ज्यादा मेहनत करेगा वो गरीब नहीं होगा। सीधी सी बात आपको इतनी सी कही, जो ज्यादा मेहनत करेगा वो गरीब नहीं होगा। तो देखते हैं, बहुत अधिक परिश्रमी लोग भी गरीब हो सकते हैं।
अपन को स्पष्ट कहा था जो ज्यादा मेहनत करेगा वो गरीब नहीं होगा। तो बहुत अधिक परिश्रमी लोग भी गरीब हो सकते हैं, कोई बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको स्पष्ट कहा था कि जो अधिक परिश्रमी होगा वह गरीब नहीं होगा। तो अधिक परिश्रमी हैं वो गरीब हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। अगर यहाँ पे नहीं होता ना गरीब नहीं हो सकते तो बात सही हो जाती। फिर बहुत अधिक आलसी लोग अमीर हो सकते हैं। अब आलसी है तो वो अमीर होगा नहीं होगा इसका कोई पता नहीं है, अपन को सिर्फ परिश्रमी का पता है कि परिश्रमी होगा वो गरीब नहीं होगा। जो परिश्रमी होगा वो गरीब नहीं होगा, ध्यान रखना। जो परिश्रमी होगा वह गरीब नहीं होगा, ध्यान रह जाएगी ये बात। इस वो आलसी है वो अमीर होगा गरीब होगा इसका कोई अता पता नहीं है। तो मैं इसके अंदर चार को यहाँ पे सही करूंगा, यदि ना तो एक और ना ही दो निकलता है, दोनों ही गलत हैं, ना तो एक और ना ही दो। कथन के अनुसार परिश्रमी व्यक्ति गरीब नहीं हो सकते, अतः दोनों निष्कर्ष कथन की स्थिति से स्पष्ट नहीं है। उस दुकान में बिकने वाले सभी थैले ऊंचे दामों पर बिकते हैं, कुछ तुम्हारे थैले भी उस दुकान में बिके हैं। देखिए, आपको कहा उस दुकान में बिकने वाले सभी थैले ऊंचे दामों पर बिकते हैं। उस दुकान में बिकने वाले सभी थैले ऊंचे दामों पर बिकते हैं, कुछ तुम्हारे थैले भी उस दुकान में बिके हैं। तो एक चीज समझना, कोई एक्स वाई जेड जो दुकान है उसके अंदर जो भी थैला बेचेगा वो ऊंचे दाम पर बिकेगा, और कुछ तुम्हारे थैले हैं वो भी उस दुकान में बिके हैं। मतलब जो उस दुकान में जो बिके हैं वो थैले कैसे हैं, ऊंचे दाम पर बिके हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि कितने बिके हैं, कुछ थैले बिके हैं। तो तुम्हारे जो कुछ थैले थे जो उस दुकान पर बिके थे वो क्या हो गए, ऊंचे दाम पर हो गए। तुम्हारे कुछ थैले ऊंचे दामों में बिकते हैं, ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगी दोस्तों, राइट हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि उस दुकान से संबंधित, उस दुकान में जो व्यक्ति हैं जो थैले बिकते हैं उनमें से कुछ यहाँ बिके हैं। यहाँ जो बिकेगा वो उच्च दाम पे बिकेगा, हाई रेट बिकेगा। उस दुकान में तुम्हारे कुछ ऊंचे दामों के थैले बिकते हैं। उस दुकान में यानी कौन सी में, इसमें तुम्हारे कुछ ऊंचे दामों पर थैले बिकते हैं, यानी तुम्हारे मतलब इस दुकान वाले के कुछ थैले उस दुकान में बिकते हैं तो वो ऊंचे दामों पर बिकते हैं। मतलब दोनों ही बातें यहाँ पे लीगल हैं, दोनों बातें मेरी तरफ से ओके हैं। तो मैं इसके अंदर 5 आंसर करूंगा यदि एक व दो दोनों ही बिल्कुल सही। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक आ रही है, लाइन स्पष्ट नहीं दिख रही होगी, तो मैं इसको थोड़ी सी सही कर देता हूँ ना। कर दें सही इसको, लो जी आपको दिखेगी अब बिल्कुल चकाचक दिखेगी। ये लीजिए दिखाई दी। क्या है, ये कलर बहुत प्यारा है ना, वाइट बहुत अच्छा है, ऐसे बोर्ड की तरह फीलिंग आती है। पुराने टाइम में नहीं होता था ब्लैक बोर्ड, इस पे जैसे जैसे मान लो ये कोने में इस ब्लैक पे वाइट लिखने का आनंद ही अलग है। कुछ के कथन के अनुसार उस विशेष दुकान में बिकने वाले थैले ऊंचे दामों पर बिकते हैं, अतः उस दुकान में बिकने वाले तुम्हारे थैले। दूसरी बात दोस्तों, आज और कल, जैसे आज सुबह 8 से 9 वाली क्लास नहीं लगी, आज भी नहीं लगी और कल भी नहीं लगी, बिकॉज ऑफ इसके कारण है कि मुझे थोड़ा सा काम है, मॉर्निंग थोड़ा काम है दोस्तों, इस वजह से नहीं लग पाएगी। तो आज और कल यानी कि सिंपली मैं कहूँ तो 5 और 6 2 दिन आपको कोऑपरेट करना है। शाम वाली क्लास यथावत आएगी, 6 बजे वाली यथावत रहेगी, 6 बजे कोई चेंज नहीं है। सुबह 9 बजे वाली में कोई चेंज, 9:30 बजे जो आती है इसमें कोई चेंज नहीं है, ये भी कंटिन्यू आएगी, है ना। सुबह सुबह थोड़ा सा कहीं कोई काम होता है तो मैं 2 दिन, 5 और 6 सिर्फ 2 दिन है ना, आज 5 है कल 6 है ना, तो आपको सिर्फ ये 2 दिन कोऑपरेट करना है। फिर 7 से वापिस अपन सुबह 8 से 9 भी मिला करेंगे, 9:30 बजे तो आती ही आती है और शाम को 6 बजे भी आती है, तो ये तीनों क्लासें कंटिन्यू चलेंगी ना। तो 5 तारीख और 6 तारीख को सुबह सुबह 8 से 9 वाली क्लास के लिए थोड़ा सा आपको मैनेज करना, ठीक है। बस और कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात बतानी थी। चलिए एक और प्रश्न करते हैं। तनाव शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तनाव है वो
शारीरिक के लिए भी और मानसिक स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए हानिकारक होता है। स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को तनाव मुक्त होना चाहिए। मतलब यदि आदमी को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ करना है तो तनाव ले लीजिए। अगर वो आप ये कहें कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बिल्कुल सही रखना है तो तनाव को हटा दीजिए। तो स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को तनाव मुक्त होना चाहिए। मैं बिल्कुल इसको सही करूँगा। अहिंसा से विश्वव्यापी, अरे भाई अहिंसा कहाँ से आ गई, विश्वव्यापी सामंजस्य कहाँ से आ गया यहाँ पे? इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, दूर दूर तक कोई उल्टा सीधा संबंध नहीं है। तो यहाँ पे ओनली वन राइट, केवल एक बिल्कुल सही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप समझ पाए होंगे। कथन के अनुसार तनाव शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है, अतः स्वस्थ रहने वाले व्यक्ति को तनाव मुक्त रहना चाहिए। अहिंसावादी व्यक्ति सामंजस्य आसानी से स्थापित कर सकता है, इसका कोई लेना देना नहीं है, अपन को इससे कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सबने समझा होगा, सारी चीज़ें पढ़ी हैं, सारी चीज़ें समझी हैं, तो आपने इसको एंजॉय भी किया है, सारी चीज़ें की हैं, मज़ा आया होगा क्लास को। देखो एक दो दिन जो चीज़ें अपन पढ़ते हैं बेसिक से ज़रूर पढ़ना है, बेसिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बेसिक से ज़रूर पढ़े। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप एंजॉय कर रहे हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप क्यूरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे सारी क्लासें रेगुलर मिलेंगी। बेल आइकन दबा लीजिए, राजस्थान 360 चैनल नाम है। और यदि आप, मैं स्पष्ट कह देता हूँ, अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये कोड जरूर यूज करिएगा, VC001। अपने यार दोस्तों सबको बताइएगा और कोड को वायरल कर दो भाई धुआंधार तरीके से, VC001, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगला एपिसोड में, शाम को 6 बजे मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, नमस्कार, प्यार भरा प्यारा प्यारा राम राम, जय हिंद, जय भारत। सभी बनाए रखें इसी प्रकार से, सभी मेहनत करते रहें, अच्छे से एग्ज़ाम देना है कल, ठीक है। कल सुबह मैं फिर से एक बधाई संदेश लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है भाई। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।